नमस्कार दोस्तों, राजेश अग्रवाल मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका पन्ना कंपटीशन क्लासेस में प्रश्नास्त्र की सीरीज नंबर 10 के साथ। और लगातार प्रैक्टिस करते जाइए, 10-10 प्रश्न करके आपके जो घड़े को पूरे तरीके से, ज्ञान के घड़े को पूरे तरीके से भर देंगे और आप बहुत अच्छा पेपर में करके आएंगे। पहला प्रश्न है आज के लिए, कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना तथा मूल्यांकन करना कहलाता है। ठीक है, कर्मचारियों का प्रदर्शन, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू कंपनीज गोल, है ना, दे आर लाइक अलाइंड टू द गोल्स ऑफ द कंपनीज एंड एंड इवेल्युएट देम इज कॉल्ड। कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना, अलाइन करना तथा उनका मूल्यांकन करना कहलाता है। ए, मूल्यांकन प्रबंधन, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन मैनेजमेंट। बी, सेवा से अलग प्रशिक्षण, दैट इज ट्रेनिंग सेपरेट फ्रॉम सर्विसेज। सी, प्रबंधन पद सोपान क्रम, दैट इज हियरार्की, मैनेजमेंट हियरार्की। और डी, प्रदर्शन प्रबंधन या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो बताइए दोस्तों कि कर्मचारी के प्रदर्शन को कंपनी के गोल के अकॉर्डिंग कर देना, प्रदर्शन को सेट कर देना और फिर उस प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। तो एग्जैक्टली अपन कर्मचारी के प्रदर्शन का क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, है ना, चौथा आंसर। दोस्तों जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था तो क्वेश्चन करते समय मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन हुआ था। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दो ऑप्शन तो रूल आउट हो जाते हैं, लेकिन दो क्लोज ऑप्शन होते हैं। मूल्यांकन प्रबंधन भी हो सकता है, इवैल्यूएशन मैनेजमेंट, क्योंकि इवैल्यूएशन शब्द यहां आया है, मूल्यांकन शब्द आया है। तो आपको थोड़ा सा बार बार पढ़ना है, उस स्टेटमेंट को देखना है। प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना, तो प्रदर्शन को जब कंपनी के लक्ष्यों के आप अनुरूप करेंगे तो उसको परफॉर्मेंस को मैनेज कर रहे हैं ना, तो परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी जटिल डेटाबेस से, मैंने आपको पढ़ाया है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, HRIS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, है ना, ये सारी चीजें आपको अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के YouTube चैनल पे मिल जाएंगी। YouTube चैनल पे मैंने प्रबंधन के कुल 63 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, कंप्लीट सिलेबस A to Z, बहुत सरल भाषा में, जो कि आप उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। समय आपके पास बहुत कम है, लेकिन वो बच्चे लकी हैं जिनका एडमिट कार्ड जो है वो बाद की डेट्स का आया है, बहुत बाद में उनको बहुत अच्छे से समझने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों के पहले पेपर हो रहे हैं तो वो निराश ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल सकता है शुरुआत वाले बच्चों को। ठीक है, तो फॉर PDF के लिए जो है अपने व्हाट्सएप नंबर पे 9827580344 पर मुझे आप व्हाट्सएप करिए, तो नॉमिनल चार्जेस पे आपको पूरे प्रबंधन के नोट्स की कॉपी मिल सकती है। अभी भी वक्त गुजरा नहीं है, जिनके एग्जाम मार्च के लास्ट में है, अप्रैल के लास्ट में है, वो बच्चे सारे अच्छे से प्रयास करें तो बहुत अच्छा पेपर करके सिलेक्शन पा सकते हैं। और नए बच्चे तो लगातार जुड़े ही हैं, जिनकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो किसी जटिल डेटाबेस से विशेष वित्तीय सूचना हासिल करने के लिए सॉरी, किसी जटिल डेटाबेस से विशेष वित्तीय सूचना हासिल करने के लिए जो प्रयोक्ता होता है, उसका यूजर होता है, उसको क्या सेट करना होता है। तो कोई सूचना हासिल करना है तो डेटाबेस में आप क्या सेट करेंगे? डेटाबेस में आप सेट करेंगे क्या? क्वेरीज करेंगे, टैब्स करेंगे, सिंबल्स करेंगे, पैनल्स करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो कुछ आपको सूचना हासिल करना है तो आप क्या सेट करेंगे? क्वेरीज। कुछ क्वेश्चंस जो है वो कॉमन सेंस से आपके सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों, उनमें से एक है ये, क्वेरीज सेट करेंगे तो आपको वित्तीय सूचना हासिल होगी डेटाबेस से, सेंट्रल डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक संगठन परिवर्तन की प्रक्रिया के अनुसार, एक संगठन में कुछ चेंज लाना है तो चेंज का प्रोसेस क्या होगा, उसके अनुसार इस प्रक्रिया में 3 चरण नियंत्रण हटाना। इस संगठन की परिवर्तन की प्रक्रिया में 3 चरण है। परिवर्तन की प्रक्रिया में कौन कौन से 3 चरण है? पहला है नियंत्रण हटाना, दैट इज अनफ्रीजिंग। दूसरा लर्निंग, सीखना, और डैश है, मतलब तीसरा चरण आपको खोजना है। पहला है नियंत्रण हटाना, दूसरा है सीखना, है ना, नियंत्रण हटाने को क्या बोला है? अनफ्रीजिंग, सीखने को लर्निंग, और तीसरा चरण है डैश है। तो औपचारिकीकरण, दैट इज फॉर्मलाइजेशन। बी, पुनर्हिमन, है ना, जब मैंने हिंदी में प्रश्न देखा तो मेरे को ही समझ में नहीं आया कि करना क्या है, जब इसका इंग्लिश वर्जन में किया तब उसको समझ में आया। तो फॉर्मलाइजेशन, पुनर्हिमन, पुनर्हिमन का मतलब है रीफ्रीजिंग,
रीफ्रीजिंग। पुनः संरचना, दैट इज कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग। और डी है पुनर्अधिगम, दैट इज रीलर्निंग। अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, चाइल्ड साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। अधिगम, पुनर्अधिगम का मतलब है रीलर्निंग, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मलाइजिंग, फॉर्मलाइजिंग, है ना। तो बताइए, जैसे आपने संगठन में परिवर्तन करना है तो आपने अपने कर्मचारियों, अपने मातहतों, अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर से कंट्रोल हटाया, नियंत्रण हटाया। नियंत्रण हटाने को क्या बोला? आपने उनको अनफ्रीज कर दिया, मतलब छुट्टा छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया सीखने के लिए, और उन्होंने सीख लिया। सीखने के बाद जो उन्होंने सीखा उसको क्या करना है? वापस से उसको वापस से लॉक करना है, उसको वापस से क्या करना पड़ेगा? फ्रीज करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड रीफ्रीजिंग या पुनर्हिमन, ठीक है। बहुत कॉमन सेंस है, सिर्फ आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में चीजें आ रही हो तो मैनेजमेंट का आधा पेपर सॉल्व हो जाएगा बच्चों। मेरी बात मानिए आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म देखिए। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश का टर्म जरूर देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में टर्म एक ही है ना। इंग्लिश में बैलेंस शीट ही है अकेला, लेकिन हिंदी वालों के लिए चिट्ठा भी है, तुलन पत्र भी है, विवरण भी है, सब कुछ बोलते हैं उसको, है ना। इंग्लिश वालों के लिए सिर्फ ट्रायल बैलेंस है, लेकिन हिंदी वालों के लिए कच्चा चिट्ठा भी है, तलपट भी है ना, फिर शेष विवरण भी है। तो हिंदी में थोड़ा मुश्किल हो जाती है, तो इंग्लिश का वर्ड जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैलेंस शीट पर विभिन्न मदों के लिए व्यवस्थित किए गए खातों या लेखा या अकाउंट्स को इस नाम से भी जाना जाता है। बैलेंस शीट पर जो अलग अलग मद हैं, जो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, जो अलग अलग मद हैं, उनके लिए व्यवस्थित। बैलेंस शीट में क्या होता है? एक तरफ लाइबिलिटी आता है, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी आता है, और राइट साइड में क्या आता है? असेट्स आते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये फाइनल स्टेटमेंट है, इसके बाद कुछ भी नहीं बनता है ना। तो ये लास्ट अकाउंटिंग का लास्ट कागज बनता है। तो खातों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो पहला आरक्षित निधि लेखा, दैट इज रिजर्व्ड कैश अकाउंट। दूसरा स्थायी लेखा, परमानेंट अकाउंट। टेम्परेरी अकाउंट, अस्थायी लेखा। और नगदी लेखा मतलब कैश अकाउंट। तो बैलेंस शीट फाइनल डॉक्यूमेंट है, उसका लास्ट में साल के लास्ट का फाइनल पेज है। ये वित्तीय सेहत जो बताएगा, कंपनी की वित्तीय स्थिति बताएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है एक तरीके का। तो ये लास्ट खाता कैसा हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा, उस साल का लास्ट है। तो कौन सा लेखा हो जाएगा जी? स्थायी लेखा, ठीक है। ये थ्योरी से कुछ नए प्रश्न मिल रहे हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस में करते जाइए और दिमाग में रखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? कौन सी भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी? बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी बोलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एमएनसी? बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब जो भारत की कंपनी है, और भारत की कंपनी का भारत के अलावा और कई सारे देशों में भी शाखाएं हैं या कारोबार है, उसी को बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। तो कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? भारत की कौन सी नहीं है? तो टेक महिंद्रा भी भारत की है। यूनिलीवर, यूनिलीवर वही है जिसका आप लक्स साबुन यूज करते हैं, डब साबुन यूज करते हैं, ये यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसको बोलते हैं। विप्रो, विप्रो भी भारत की है। और एशियन पेंट्स जो है ये भी भारत की है। और एशियन पेंट्स का कारोबार भारत के अलावा दूसरे देशों में है, विप्रो का भारत के अलावा दूसरे देशों में है, टेक महिंद्रा का भारत के अलावा दूसरे देशों में है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज तो चारों हैं, लेकिन इसमें से भारतीय मल्टीनेशनल जो है वो नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं है। आंसर है यूनिलीवर। यूनिलीवर कंपनी, ये जो लक्स और डब साबुन मैंने बताया इन्हीं को बनाती है। इसकी यूनिलीवर जो है ये ब्रिटिश कंपनी है, और ब्रिटेन की ये कंपनी जो है, ये ब्रिटेन की कंपनी इंडिया में जो उसका विंग है उसको बोलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो जो भी ये साबुन बन रहे हैं इंडिया के लिए, वो किस डिवीजन के अंतर्गत बनते हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है। आप देखिएगा, कभी लक्स साबुन लेके आइएगा, देखिएगा तो उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लिखा होगा। तो यूनिलीवर जो है वो इंग्लैंड की कंपनी है, भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी, कोई व्यक्ति जो विज्ञापन एजेंसियों के साथ, कोई व्यक्ति जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ मीडिया खरीद नियंत्रित करता है, मीडिया को परचेज करना। मीडिया को परचेज करना मतलब न्यूज़पेपर में जगह बुक करना, कौन से पेज में कौन सी जगह होगी, कितनी जगह होगी, कितने सीसी होगी। न्यूज़पेपर में जो जगह बुक करी जाती है उसको सीसी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, सीसी।
सेंटीमीटर, है ना। न्यूज़पेपर में सीसी में मापी जाती है जगह। तो मीडिया खरीद, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या बुक होता है, स्लॉट बुक होता है। सीरियल्स के बीच में, सीरियल्स के शुरू में की, सीरियल्स के 10 मिनट बाद की, सीरियल्स के लास्ट में, मैच में ओवर खत्म होने के पहले की, ओवर शुरू होने के पहले की, ओवर के बीच में की, आउट होने के बाद की, बैट्समैन के आने के बाद की, बॉलर के चोट लगने के बाद, वॉटएवर, तो उसको बोलते हैं स्लॉट बुकिंग, है ना। तो सीसी के रूप में जो प्लेस बुकिंग जो होता है वो होता है प्रिंट मीडिया में, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है, स्लॉट बुकिंग होता है। ठीक है। तो मीडिया खरीद नियंत्रित करता है जो बंदा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ तथा सौदे पक्के करता है तथा डील करता है, वो व्यक्ति कौन कहलाता है। पहला, विज्ञापन प्रबंधक, एडवर्टाइजिंग मैनेजर। बी, ब्रांड प्रबंधक, दैट इज ब्रांड मैनेजर। सी, जनसंपर्क प्रबंधक, दैट इज पब्लिक रिलेशन मैनेजर, पीआर मैनेजर, ये पीआर होता है जी। और नेक्स्ट है सेल्स मैनेजर। तो सेल्स मैनेजर का तो कोई काम ही नहीं है यहां। एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मीडिया स्लॉट के बारे में बात करके और सौदे फिक्स कर रहा है, सौदे का पैचअप कर रहा है, तो सिर्फ एडवर्टाइजिंग एजेंसी से डील कर रहा है, तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी नहीं हो सकता। मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया है अपने यूट्यूब चैनल्स में कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर क्या होता है, किसी भी कंपनी का वो जिम्मेदार व्यक्ति होता है जिसको कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर भी बोलते हैं। कंपनी में कुछ अच्छा हुआ, कंपनी में कुछ बड़ा फायदा हुआ, कंपनी की बैलेंस शीट बहुत पॉजिटिव हो गई, तो साल के अंत में वो मीडिया के सामने आएगा और कंपनी के बारे में सारी हेल्थ प्रस्तुत करेगा, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को। और कंपनी में मान लीजिए काम करते करते किसी मजदूर के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर कट गया, कोई कैजुअलिटी हो गई, तो उस कैजुअलिटी को भी मैनेज करेगा मीडिया। उसको बढ़ा चढ़ा के कंपनी की इमेज नेगेटिव ना कर दे, तो उसका मीडिया मैनेजमेंट जो करता है, मीडिया का मैनेजमेंट करना, कि अच्छी खबर को बढ़ा के दिखाए मीडिया और खराब खबर को जो है वो मीडिया सप्रेस कर ले जाए, वो कौन करता है, पब्लिक पीआर करता है, कंपनी का पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर करता है, या पीआरओ भी बोलते हैं, या इसी को कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर भी बोलते हैं। तो इसका ये काम नहीं है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर बहुत बड़ी और बहुत जिम्मेदार वाला पद है, तो ये नहीं। ब्रांड का मैनेजर कौन होता है, जो कंपनी के ब्रांडिंग की बात करता है, ब्रांड का मैनेजमेंट करता है ना। जबकि मीडिया या विज्ञापन एजेंसियों से जो सौदे पक्के करता है वो कौन कहला जाएगा, विज्ञापन प्रबंधक या एडवर्टाइजिंग मैनेजर। ठीक है। इसी के साथ आप एडवर्टाइजमेंट की 2 टर्मिनोलॉजी जान लें कि रीच क्या होती है और सर्कुलेशन क्या होता है। सर्कुलेशन क्या है और रीच क्या है ना। मैं आपको बताता हूं जैसे कि रीच क्या है जी, रीच और सर्कुलेशन। जैसे कोई न्यूज़पेपर है, एक्स न्यूज़पेपर है, कोई एक्स न्यूज़पेपर किसी शहर के 1000 घरों में जाता है, तो हजार न्यूज़पेपर की प्रतियां जो हैं वो 1000 घरों में गई, तो वो सर्कुलेशन हो गया उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का, फॉर एग्जांपल एक्स। अब उस एक्स न्यूज़पेपर को, मान लो वो एक्स न्यूज़पेपर एक चाय की दुकान में भी गया, और उस चाय की दुकान में दिन भर आने वाले 50 कस्टमर ने उस न्यूज़पेपर को देखा, तो उस एक न्यूज़पेपर की प्रति जो चाय की दुकान पर गई थी, उसको चाय की दुकान वाले के समेत 50 लोगों ने और देखा, मतलब उसकी रीच कितनी हो गई, 51 लोगों की रीच हो गई। तो हमेशा जो है वो रीच सर्कुलेशन के बराबर हो सकती है। एक घर में आया तो एक बंदा भी देख सकता है, या एक से ज्यादा बंदे भी देख सकते हैं। तो रीच जो है वो सर्कुलेशन से कभी कम नहीं होगी, सर्कुलेशन से ज्यादा ही रहेगी, या मैक्सिमम बराबर हो सकती है। ठीक है। तो ध्यान देंगे दोनों टर्मिनोलॉजी। जितनी प्रतियां बढ़ती हैं वो सर्कुलेशन है, और जितने लोग उस प्रति को पढ़ लेते हैं वो क्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कंपनी के शेयर धारकों को लाभांश के रूप में नगद 2 लाख रुपए घोषित करने का निर्णय लिया है। एक कंपनी ने शेयर धारकों को, शेयर होल्डर्स को लाभांश के रूप में, डिविडेंड के रूप में कैश 2 लाख रुपए देने का, घोषित करने का निर्णय लिया। यह डैश के अंतर्गत एक नगदी बहिर्वाह वितरण के रूप में परिलक्षित होगा। इंग्लिश में बता देता हूं, अ कंपनी हैज डिसाइडेड टू गिव डिविडेंड्स टू इट्स शेयर होल्डर्स ₹2 lakhs। ठीक है। दिस डिसीजन विल कम अंडर द कैश आउटफ्लो ऑफ विच डिसीजन, या कैश आउटफ्लो या रोकड़ जो है, रोकड़ कैश, रोकड़ जो कैश फ्लो है, रोकड़ बहिर्वाह और रोकड़ अंतर्वाह, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो के किस डिसीजन में परिलक्षित होगा। परिचालन गतिविधि, दैट इज ऑपरेटिव, है ना, ऑपरेशंस। बी, वित्तीय गतिविधि, दैट इज फाइनेंसिंग गतिविधि।
सी निवेशी गतिविधि दैट इज इन्वेस्टिंग गतिविधि, और चौथा अकाउंटिंग गतिविधि या लेखा गतिविधियां। अगर आपको ध्यान हो, लेक्चर 58 में मैंने पन्ना कंपटीशन क्लासेस के अपने YouTube चैनल के लेक्चर 58 में आपको बात करी है रोकड़ की, है ना, रोकड़ या कैश स्टेटमेंट्स की बात करी है। इसका वर्गीकरण करने के लिए मैंने पिछले प्रश्नास्त्र में एक ट्रिक भी बताई थी। प्रवीण, रोकड़ का क्लासिफिकेशन क्या है? कैश फ्लो या रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो का क्लासिफिकेशन क्या है? प्रवीण, है ना। प्रचालन गतिविधि, वित्तीय गतिविधि, और प्रवीण ना से मतलब निवेशी। ऑपरेटिव गतिविधि में कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो के क्या एग्जांपल हैं? वित्तीय गतिविधियों या फाइनेंसिंग गतिविधियों में क्या है? कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो के एग्जांपल। और निवेशी गतिविधियों में क्या है? कैश आउटफ्लो। प्रवीण, है ना। कैश फ्लो को 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, प्रवीण, ऑपरेटिव, फिर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि शेयर और शेयर से संबंधित जो डिसीजंस होते हैं कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो के, वो किस में जाते हैं? वो जाते हैं वित्तीय गतिविधियों में या फाइनेंसिंग गतिविधियों किस में जाते हैं जी? फाइनेंसिंग गतिविधियों में। ठीक है, वित्तीय गतिविधियों में, या लेक्चर 58 में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्य कथन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट? ए, बॉन्ड नियत आय सुरक्षा है। बॉन्ड इज अ सिक्योर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बॉन्ड नियत आय सुरक्षा है, सिक्योर इंस्ट्रूमेंट। दूसरा, यह धारक को एक निश्चित राशि का वादा करता है। ठीक है, हु ओन्स द बॉन्ड विल फाइंड द, एक निश्चित राशि उसको मिलेगी, एक निश्चित राशि का वादा करता है कौन? बॉन्ड। सी, इसकी एक परिपक्वता अवधि होती है। एवरी बॉन्ड इज हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड, परिपक्वता अवधि होती है। और डी, जब कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य नहीं होता है। अर्थात जब कंपनी सूप में होती है, कंपनी परेशानी में होती है, कंपनी को लॉस हो रहा है, तो कंपनी ने जो बॉन्ड बेचे थे बॉन्ड धारकों को, वो बॉन्ड धारकों, जब वो बॉन्ड की परिपक्वता अवधि जब आएगी तब आएगी, हर साल उस बॉन्ड पर ब्याज भी देना पड़ता है, तो ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? तो बॉन्ड के बारे में ये सही है कि बॉन्ड एक सेफ तरीका है पैसा इन्वेस्ट करने का। बॉन्ड धारक को एक निश्चित अवधि के बाद निश्चित राशि का वादा करता है, ब्याज का भी वादा करता है, एक परिपक्वता अवधि भी होती है। लेकिन कंपनी भले ही लॉस में चली जाए, कंपनी के लॉस में जाने के बाद, बैंकरप्ट होने के बाद, उसकी संपत्ति नीलाम होने के बाद, सबसे पहले जो ब्याज चुकाया जाएगा वो इन्हीं लोगों को चुकाया जाएगा। शेयर धारकों को पैसा बाद में मिलेगा, लेकिन ऋण, जिन्होंने ऋण दिया है या जो बॉन्ड धारक हैं, उनका पैसा पहले जाएगा। तो ये सही स्टेटमेंट नहीं है। अर्थात ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य होता है, चाहे कंपनी लॉस में ही क्यों ना हो। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कौन सी कुशलता ज्ञान और दक्षता के अधिग्रहण से संबंधित है? इन अ स्पेसिफिक एरियाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज रिलेटेड विद द एक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज एंड इफिशियंसी, है ना। विच ऑफ द स्किल इज रिलेटेड विद नॉलेज एंड इफिशियंसी। ठीक है, तो आंसर ए है अंतरवैयक्तिक कौशल या इंटरपर्सनल स्किल। बी, तकनीकी कौशल, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल स्किल, टेक्निकल स्किल। सी, वैचारिक कौशल, दैट इज थॉटफुल या आपकी थिंकिंग प्रोसेस का स्किल और कंसेप्चुअल स्किल। और डी है मृदु कौशल या सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स मतलब बोलना चालना, अच्छे से लोगों को अपने बोलने के ढंग से प्रभावित करना, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स। लोगों को अपनी बातचीत, अपने बोलने, अपने चलने, आपके कार करने के ढंग से प्रभावित कर देना, आपके बॉडी की लैंग्वेज से प्रभावित कर देना, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स। अच्छे से बोलना चालना। ठीक है, तो बताइए ज्ञान और दक्षता का अगर आप एक्वायर करते हैं तो कौन सी स्किल आपके अंदर आती है? तो दैट इज ज्ञान आता है और इफिशियंसी आती है। तो इफिशियंसी सॉफ्ट स्किल की नहीं होती है, सिर्फ ज्ञान से सॉफ्ट स्किल। खूब लोग ज्ञानी होते हैं लेकिन वो घमंडी होते हैं, ठीक है, तो वो उनकी सॉफ्ट स्किल्स नहीं होती हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल, बात करने का तरीका भी लगभग यही डी जैसा आंसर ये भी नहीं होगा। वैचारिक तौर पे स्किल आती है, ज्ञान आ जाता है,
तो ठीक है, वैचारिक रूप से आदमी अच्छा हो जाता है, लेकिन दक्षता कब आती है? दक्षता जब आती है जब आप तकनीकी रूप से जो स्किलफुल होते हैं। तो आंसर इज तकनीकी कौशल या टेक्निकल स्किल। ठीक है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यापार का एक वर्ष में कुल राजस्व 2,40,000 रुपए एवं सकल लाभ 60,000 रुपए है, तो सकल लाभ अनुपात क्या है? इंग्लिश में बताता हूं। ए ट्रेड इन अ ईयर is having total revenue of या net sales या revenue of 2,40,000 rupees and gross profit of 60,000 rupees, then gross profit ratio is GPR, gross profit ratio is क्या होगा बताइए, है ना? तो लेक्चर नंबर 44 पे, लेक्चर नंबर 44 अपने पन्ना कंपटीशन क्लासेस, जिसको आप लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बेल आइकन पे प्रेस भी कर रहे हैं और लगातार आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं जो कि मेरे मोटिवेशन का कारण है। वहां से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप पूरे के पूरे लेक्चर्स की 9827580344। ठीक है दोस्तों, लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपना आशीर्वाद बनाइए और लाइक सब्सक्राइब शेयर को और बढ़ाइए, ताकि अच्छी चीजों को प्रमोट करने का मुझे मौका मिले और मुझे एक टॉनिक मिलता रहे आपके द्वारा। ठीक है, तो आप बताइए कि लेक्चर नंबर 44 में मैंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का एक अनुपात, अलग अलग तरीके के अनुपात बनाए हैं, जिसमें से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू क्या था? तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स या रेवेन्यू। ठीक है, तो यही चाहिए सकल लाभ अनुपात या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू, ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है जी? सकल लाभ 60,000 रुपए का है और टोटल राजस्व कितना है? नेट सेल्स कितनी है? 2,40,000 की। 2 इंटू 100 भी आएगा बच्चों, 2,40,000 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 ये चले गए, 2 0 से अगले 2 0 ये चले गए। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, शून्य 25%। द आंसर इज 25%। तो सीधा सीधा आपको अनुपात याद रखना था। बहुत सारे अनुपात मैंने लेक्चर नंबर 44 पे बताए हैं, कुछ छूटे हुए अनुपात लेक्चर नंबर 50 की सीरीज में मैंने बताए हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए नोट्स, पूरा पेपर आप करेंगे और बढ़िया। आपको कोई परेशानी आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और किस टाइप के प्रश्न आप कवर करवाना चाहते हैं तो कमेंट करिए। अभी अपने पास पर्याप्त समय है 15 तारीख तक। ठीक है, तो अपन अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।